नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल इंस्टीट्यूट में। मैं प्रकाश केसरवानी आज से आप लोग को यूपीएसआई की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, जो हमारी थ्योरी क्लासेस थे वो ऑलरेडी हो चुकी हैं और जो बची हुई जैसे मूल विधि हो गया, ये सब हम करा देंगे सारी क्लासेस। आप उसके लिए बेफिक्र हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। 10 घंटे में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कराई गई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं, आपको पता है। ज्योग्राफी क्लास पूरी हो चुकी है, पॉलिटी की क्लास भी हो चुकी काफी, जो बची हुई क्लास है वो भी करा दी जाएंगी। ठीक है, तो जो थ्योरी क्लासेस वो हो चुकी है। अब हम कहाँ फोकस करने वाले हैं? क्वेश्चन पर, और खासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको हम देखेंगे। देखिए, आपको सेक्शन वाइज अगर आपको पता होगा तो पता होगा 40 नंबर की मैथ आनी यानी क्वांट्स, 40 नंबर की अगर बात की जाए रीजनिंग आनी है, 40 नंबर की हिंदी आनी है और 40 नंबर का आना है जो जीएस पोर्शन होता है, जिसमें कि मेनली मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान है। ठीक है, तो ये 40 नंबर का पोर्शन है ना, इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट आपको पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब कुछ है। और यूपी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। मूल विधि अलग से दिया गया है, संविधान अलग से बोला गया, यानी कि इनके ज्यादा फोकस रहेगा। तो एक्चुअली इनको हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। आपको बता दें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए। आज आप जब लगाएंगे ना क्वेश्चंस को, आज हम देखने वाले हैं 12 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन एक पार्ट में, 20 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पार्ट 1। दूसरे पार्ट में बचे हुए 20 क्वेश्चन देखेंगे। और सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम नहीं करने वाले हैं, उसके एग्जैक्ट मतलब कि उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे और उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अगर उस समय की बात की जाए जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, आजकल तो करंट अफेयर वो चेंज हो गए हैं, बट हम देखेंगे कि हमारा ये जानना होगा कि अब क्या करंट अफेयर आ सकता है, उससे रिलेटेड उसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये केवल आप इस तरह मत देखिएगा इस क्लास को कि आपको सिर्फ और सिर्फ केवल क्वेश्चन कराया जा रहा है प्रीवियस से। यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और उसकी बेहतरीन मतलब आप जान जाएंगे उसका जो रियल उसकी मीनिंग है क्वेश्चन की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बात की जाएगा सिलेबस की। मूल ये जो जीएस पोर्शन है इसके सिलेबस की हमने पहले बता दिया आपको। मूल विधि में ये सारी चीजें देखिए, बहुत सारे मूल विधि आपको पूरा हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ज्यादा ज्यादा 10 घंटे की इसकी भी क्लासेस है, मूल विधि पूरी पढ़ा देंगे हम। मॉडर्न हिस्ट्री हमने पढ़ा रखी है, आप देख लीजिएगा। बहुत ही 15-15 मिनट की क्लासेस ली हैं और पूरी 10 घंटे से कम की में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। संविधान यानी कि पॉलिटी, इसकी क्लासेस भी बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, 10 घंटे में ये भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और सामान्य ज्ञान, देखिए सामान्य ज्ञान की बात के लिए सामान्य विज्ञान हो गया, इसमें जनरल क्वेश्चन आएंगे। इतिहास की हमने बताया कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी की बात कर ली जाए तो इसकी क्लास हो चुकी है। तो ये जो पोर्शन है ना, इसको हम मेनली फोकस करेंगे किसे, क्वेश्चन वाइज। इनको अगर आप एक एक सब्जेक्ट करेंगे ना तो बहुत सारी सब्जेक्ट है, फिर आप कर नहीं पाएंगे, इतना टाइम नहीं रहेगा। देखिए, यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मान लीजिए आपके पास है, तो 3 महीने में हम लोग पूरे का पूरा सिलेबस कर डालेंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे इस जो हमारा ये पूरी सीरीज है ये वाली क्वेश्चन की। तो देखिए, 12 दिसंबर की 3 शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। फिर 13 दिसंबर की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। फिर 14 दिसंबर की 1, 2, 3। 15 दिसंबर की शिफ्ट 1, 2, 3। 16 दिसंबर 1, 2, 3। और आगे बढ़ते तो देखिए 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। यानी कि जितने भी पेपर हुए हैं, करीब 9 दिन में पेपर हुए हैं, 9, और उसमें 3 शिफ्ट में पेपर हैं। 27 पेपर हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। ये 2017 के हैं। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमारे पास है 14 के, और उसके पीछे भी जाएंगे 1991 तक के यहाँ पर हमारे पास पेपर अवेलेबल है। तो फिलहाल हम 2017 यानी 27 पेपर जो है इनको करने वाले। 27 दूनी 2 कर दिए, यानी 54 दिन में हम इसको कर देंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा आप बात कर ले 2 महीने में आपकी ये सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे। फिलहाल हमने सीरीज शुरू की किस चीज की, जीएस की। आपने देखा जीएस का स्पेशल बैच है ये, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। इसके बाद हम हिंदी की क्लास भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। और अगर आप इसको मतलब इंटरेस्ट लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो बहुत जल्दी रीजनिंग और मैथमेटिक्स की क्लास भी शुरू कर दी जाएगी। तो देखिए, ये पहली क्लास थी, तो इसमें हमने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या करने वाले हैं। अगली क्लासेस से हम ये सब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन करेंगे। तो ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है, चलिए सीधा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 30 नवंबर 2017 को भारत की बाह्य आसूचना संस्थान अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रा का प्रमुख कौन था। रा के चीफ पूछा गया, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपको पता होगा कि इसके चीफ, ये रा आपके लिए पता है किसका काम करती है, इसका मेनली क्या खुफिया विभाग है, आप समझ लीजिए, मतलब जानकारी लाती है। तो देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 30 नवंबर 2017 का था। बट हमारा क्या जानना है कि इस समय कौन है। देखिए, उस समय की बात कर ली जाए तो अनिल धस्माना थे, लेकिन अभी की बात कर ली जाए तो सामंत गोयल है। कौन है इस समय रा के चीफ, सामंत गोयल।
और बात कर ली जाए अगर रा की, तो रा का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1968 में, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है कहां पर, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कई बार हेडक्वार्टर्स पूछ लिया जाता है, कई बार एस्टेब्लिशमेंट पूछ ली जाती है। 1968 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अच्छा एक चीज और यहाँ पर आपको बता दें, अजीत डोभाल, देखिए एक्चुअली जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको अजीत डोभाल मतलब ऐसा नाम है कि ये हिट होने लगता है, पर अजीत डोभाल को आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये एनएसए हैं, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पीएम, मतलब पीएम इनके एडवाइस के बगैर कुछ भी नहीं करते। इनका काम है कि पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पीएम को, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, अजीत डोभाल प्रोवाइड करते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू डिस्कस करते हैं, तो इनको आप रा या आईबी ये सब में मत जोड़ दीजिए। हाँ पहले ये आईबी में भी डायरेक्टर थे, बट अभी ये एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, इवन यूं कहिए कि रा और आईबी से भी बहुत ज्यादा बड़ी, ठीक है। तो अभी का ये क्वेश्चन का हमारा जो लेटेस्ट चीफ है सामंत गोयल है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अभी इनका एक्सटेंशन हुआ है, मई में इनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया था दोबारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती, कितने % अधिक नहीं हो सकती। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, आर्टिकल 71 में आपको ये मिलेगा, आर्टिकल 71 में आपको मिल जाएगा ये चीज। तो इसमें है कि देखिए लोकसभा में आपको पता है कितनी सीटें इस समय, 543 सीट हैं। तो जो लोकसभा में सीट होती है, आपको पता है प्रधानमंत्री की एक मंत्रिमंडल होती है, अभी अभी आपने देखा कैबिनेट रिशफल हुई, पूरे मंत्री चेंज कर दिए गए, पूरे नहीं काफी हद तक 43 नए मंत्रियों ने अभी अभी शपथ ली। तो ये कितने मंत्री मैक्सिमम हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 15% हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कितने, 15% किसकी, जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं, और इंक्लूडिंग द प्रधानमंत्री, यानी कि अगर इसका 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% की बात की जाए 54 हो गया, 5% की बात की जाए 27 हो गया, जोड़ दे इसको यानी कि 81, यानी कि 80 मिनिस्टर और एक प्रधानमंत्री खुद, ज्यादा से ज्यादा 81 मिनिस्टर हो सकते हैं प्रधानमंत्री की कैबिनेट में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखिएगा आप किस लेवल के क्वेश्चन पूछे, जितना हम आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। एक चीज और आपको बता दें अगले क्वेश्चन करने से पहले, अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में या इंस्टाग्राम में, कहीं पर भी, तो आप पहले तो कमेंट में बता दीजिए, देखिए नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, आपको वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर आपको रोज पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं आंसर के साथ, ठीक है। आप इंस्टा में से भी जुड़ सकते हैं, studyRoof_edu, या फेसबुक में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे अच्छा है आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको बता दिया। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट में कर दीजिए, आपको इंडिविजुअल नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग, सैडलर कमीशन कब बनाया गया, ये क्वेश्चन है सीधा सीधा, सैडलर कमीशन कब नियुक्त किया गया। तो देखिए आपको बताएं, सैडलर कमीशन की बात करते हैं। सैडलर कमीशन ये आया था, सबसे पहले डेट सुन लीजिए आप, आंसर इसका जो है वो है 1917। ये होता क्या है, देखिए ठीक है, आपको पता है जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनको क्लर्क रखने थे, भाई वहां से आए हैं यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्लर्क की जरूरत पड़ रही थी। उसके लिए अगर वो बाहर से क्लर्क लाएंगे, वहां से लाएंगे, इंग्लैंड से लाएंगे, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना भारत के लोगों को एजुकेट कर दिया जाए और फिर यहीं के सस्ते में क्लर्क रख लिया जाए। इस वजह से उन्होंने भारत में एजुकेशन स्टार्ट करा दी और एजुकेशन पर पैसा खर्चा करने लगे। तो एजुकेशन में जब पैसा खर्च कर रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने यूनिवर्सिटीज तक बना दी, विश्वविद्यालय बना दिए, तो देखा कि ये उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब शिक्षा के लिए जितना वो खर्चा कर रहे हैं उतना वो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनको। तो इन्होंने एक कमीशन तैयार किया, सैडलर आयोग कह सकते हैं, सैडलर कमीशन जो तैयार किया 1917 में, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उसकी जो कमियां थी उसको निकाला, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट, अच्छा अब आपको एक चीज और बता दें, आज की नजरिए से क्यों इंपॉर्टेंट है ये, आज के नजरिए से ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने रिपोर्ट में 1917 में लिखा था वही पैटर्न लगभग आज भी फॉलो होता है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। जैसे आपको बता दें, ये 1917 जो सैडलर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसी में था कि 12 साल की स्कूलिंग होगी, यानी आप जो क्लास 12 तक पढ़ते हैं ना, वो उसी समय तय किया गया था। क्यों हम 12 तक ही पढ़ते हैं भाई, 13, 14, 15 या 10 तक की स्कूलिंग क्यों नहीं की गई थी, 8 तक की स्कूलिंग क्यों नहीं की थी, 12 साल की स्कूलिंग क्यों की गई, ये इस रिपोर्ट के द्वारा तय की गई थी और उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं तब से। और 10th में आपके बोर्ड होंगे और 12th में बोर्ड होंगे, ये भी इसी समय तय किया गया था।
12th के बाद 3 साल का आपका ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, ये भी इसी समय तय किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि उस समय की जो उस समय चालू किया गया था वो आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं इसका अपने एजुकेशन में कितना इंपॉर्टेंस है। सैडलर कमीशन, जो सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था विश्वविद्यालय मतलब एजुकेशन को सुधारने की। अच्छा एक चीज और बता दें यहीं पर आपको, ये जो सैडलर कमीशन आया था स्पेशली कलकत्ता के लिए आया था। किसके लिए आया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए आया था। लेकिन धीरे से ये पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया गया और हम बताया जैसे कि आज तक इसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? विधान परिषद, चलिए पहले यहीं पर बात कर लेते हैं विधान परिषद की। आपको पता है हमारा जो लोकसभा राज्यसभा है वो द्विसदन है सेंटर पे। कहां पर? सेंटर पे लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ठीक है। लेकिन स्टेट में भी अगर बात कर ली जाए तो विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। अच्छा आप क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि कितने स्टेट में हमारे विधान परिषद है? देखिए हर स्टेट में 2 सदन नहीं है, कुछ कुछ स्टेट में है। चलिए हम ही बता देते हैं आपको, टोटल 6 स्टेट में विधान परिषद है अपने। अगर लाइन से बात कर लिया तो देखिए यूपी, बिहार, 2 तो अपने हो गए अगल बगल के। अगर सेंटर की बात की जाए, अब नीचे चलते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये 2 हो गए। और बगल में देख लेते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों टूटकर बने। तो ये देखिए 6 हैं, आप इस तरह याद कर सकते हैं। यूपी बिहार ऊपर का हिस्सा हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 स्टेट में विधान परिषद है, ठीक है। तो विधान परिषद में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है उससे ये क्वेश्चन आया, पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए पढ़ते हैं अब ऑप्शन क्या क्या पूछा गया है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था। अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप 1/12 जो सदस्य हैं उसका निर्वाचन में आप अपना योगदान दे सकें। एक बार मेरा भी नाम गया था, हालांकि हम उसमें वोट देने नहीं गए थे, बट मेरा नाम गया था कि हम वोट देने आ सकते हैं। पहले आपको रजिस्टर कराना होता है, उसके बाद आप वोट देने जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विश्वविद्यालय के शिक्षक होते हैं। देखिए 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसको? जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, तो वो भी उसमें अपना मतलब वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल कितने सदस्य होते हैं? देखिए विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उसके 1/3 लोग, देखिए विधान परिषद में जितने लोग होते हैं उसका 1/3 पार्ट कौन सिलेक्ट करता है? विधानसभा के लोग। विधानसभा के लोग को क्या बोलते हैं? एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में विधायक आप लोग जानते हैं, ठीक है। वो 1/3 लोग 1/3 पार्ट सदस्य सिलेक्ट करते हैं विधान परिषद का, प्लस 1/3 पार्ट सिलेक्ट किया जाता है जो आपकी नगर पालिका और जिला पंचायत होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी, जिला पंचायत, इनसे 1/3 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। प्लस अब आगे देखिए ये हो गया 2/3, यानी कि 1/3 पोर्शन आपका रह गया। अब देखिए 1/3 को कैसे डिवाइड किया जाता है। 1/3 में 1/6 भाग राज्यपाल सिलेक्ट करते हैं। जो स्टेट के राज्यपाल होते हैं उन लोग को, किन लोग को सिलेक्ट किया जाता है? जो लिटरेचर, साहित्य में, साइंस में या भी आर्ट में कुछ स्पेशल होते हैं उनको राज्यपाल सिलेक्ट करता है। 1/6 ये हो गया। अब देखिए 1/12 और 1/12 ये दोनों हो गए, यानी 1/12 और 1/12 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। और 1/6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। यानी कि 1/3 हमने बताया कहां से? विधानसभा के सदस्य। 1/3 कहां से आया? आपका जो नगर पालिका हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, जिला पंचायत हो गए, उनके सदस्य चुने जाते हैं। और जो 1/3 है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। 1/6 राज्यपाल, 1/12 ये जो स्नातक होते हैं वो, और 1/12 जो वहां के टीचर है जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये कंप्लीट था। देखिए जैसा कि हमने बताया आपको, हम पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जाएंगे। हो सकता है लेक्चर लंबा हो, बट हम ये जो क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही करेंगे जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन कवर होते जाएं। क्या पता कैसे, सेम क्वेश्चन तो आना नहीं, ये तो फिक्स है, बट कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना। मान लीजिए अभी 1/12 पूछा गया, अगली बार 1/3 वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या कुछ भी पूछा सकता है। तो जितना हो सकेगा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? देखिए संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, इंग्लिश में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। ये आता है हमारा, अगर बात कर ली जाए शेड्यूल 7 के अंदर। 12 शेड्यूल है आपको पता है, उसमें शेड्यूल 7 के अंदर आता है ये यूनियन लिस्ट का काम, स्टेट लिस्ट का काम और कॉन्करेंट लिस्ट। ये होता क्या है? देखिए जब भारत आजाद हो रहा था तो डिस्कस हुआ कि भाई
किस किस में किसकी किसकी पावर हो। जैसे अगर बात कर ली जाए फॉरेन अफेयर्स में, तो फॉरेन अफेयर्स में स्टेट क्या करेगा भाई, आप कह दीजिए यूपी जाके अलग से डिस्कशन करे, किसी दूसरे देश से अपना आप समझौता करे और आंध्र प्रदेश जाके अलग से समझौता करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब किस में रख दिए गए, संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में रख दिए गए। तो इस तरह से कुछ कुछ पार्टों को रखा गया यूनियन में, कुछ को स्टेट में और कुछ को कॉन्करेंट यानी कि कुछ में दोनों लोग की भागीदारी होगी। तो ये तय किया गया था शेड्यूल 7 में, ठीक है। तो टोटल इस समय अगर बात कर ली जाए तो टोटल 100 सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में, पहले 97 थे, अब 3 बढ़ गए हैं और 100 हो गए। स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो पहले 66 सब्जेक्ट थे, अब 5 कम कर दिए गए हैं, 61 कर दिए गए हैं और उन 5 को कहां शिफ्ट कर दिया, कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर ली जाए तो टोटल 52 सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में अपने, ठीक है। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, स्टेट यूनियन के अंदर आता है, संघ के अंदर। तो देखिए 1 की बात की जाए तो 1 आता है आपका, जो फॉरेस्ट की बात कर ली जाए, फॉरेस्ट को इस समय हम लोग ने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। पहले ये स्टेट में आता था लेकिन अब इसको हम लोगों ने समवर्ती सूची या कि कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। पशुओं की प्रतिकूलता एवं रोकथाम, पशु की बात की जाए तो ये इस समय ये भी कॉन्करेंट में चला गया है, पहले ये भी स्टेट में था और कॉन्करेंट में चला गया है। दिवालियापन और शोध अक्षमता ये स्टेट लिस्ट में आता है। शेयर बाजार और वायदा बाजार ये आता है आपका संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में। जो लोग शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ सेंटर इसमें रोल निभाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये जो हम बता रहे हैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट, शेड्यूल 7 और ये जो ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम ऐसे नहीं बता रहे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ये सूची जो है किस शेड्यूल में है, तो शेड्यूल 7 में। और ये जो हमने नंबर बताए आपको, पहले 97 थे अब 100 हो गए, ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको ऐसे मत समझिएगा, हम इनको ऐसे ही एक्सप्लेन करे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन जरूर है बट इजी सा क्वेश्चन है। इनमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था या उग्रवादी या आतंकवादी था, और इनमें भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति है या राज। यानी पीड़ित व्यक्ति कैसा हो या आक्रमण करने वाला कैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की आवश्यकता भी है, तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी ये जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया यह आदेश मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए आपको ये हम बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई, आप इसको नेट में डालिएगा आपको सीधा मिलेगा, 8 जुलाई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था आसपा के लिए, स्पेसिफिकली इसमें मेंशन भी है। देखिए 2016 को जो ऑर्डर आया था वो किस पे बेस है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, उस समय एक घटना हुई थी मणिपुर में। मणिपुर में कुछ जो हमें आए आर्मी थे वो आसपा के अंतर्गत बहुत सारी मास किलिंग कर दिए थे। उनको लगा था कि ये लोग टेररिस्ट हैं और बहुत सारी मास किलिंग कर दिया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप अब अनलिमिटेड इस तरह की मास किलिंग नहीं करेंगे, कुछ लिमिटेशन लगाई, आप इस तरह की आप नहीं करेंगे। मतलब किसके ऊपर लिमिटेशन लगाई, आर्मी के ऊपर लिमिटेशन लगा दी। यानी कि अगर आप कुछ गलत करते हैं, आप इस तरह मतलब अनलिमिटेड अपनी पावर यूज करते हैं आसपा के तहत या यूएपीए जिसका पहले नाम था अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत, तो आप इस तरह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो इसको आपको दंड दिया जाएगा। तो अब आपका जैसे पहले ऑप्शन इसका सही है, इसमें क्या लिखा है, इसमें सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 आसपा जैसा कि हमने बताया स्पेशल जो आर्म फोर्सेस है के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का हाश होता है। पहले दंड मुक्ति थी यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अब क्या कर दिया, दंड मुक्ति का हाश होता है। यानी कि दंड मुक्ति को कम कर दिया गया, या हाँ कम ही कर दिया, खत्म नहीं किया गया, दंड किया जाएगा, ठीक है। तो दंड मुक्ति अब आपको नहीं मिलेगी, अब उसका हाश हो गया, अब आपको सजा मिलेगी अगर आप इस तरह की मास किलिंग करते हैं और बिना मतलब इस तरह आप नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल करते हो अपने पावर का, ठीक। तो इस वजह की ये डिसीजन। अच्छा एक आप एक चीज यहाँ पर देखिए, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे यूपीएसआई में। ये यूपीएसआई का पेपर है, जैसा कि हमने शुरुआत में डेट बता दी, 12 दिसंबर का पेपर है 2017 का शिफ्ट 1 का। तो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही मेहनत से आप पढ़ाई करिए, और ये इसी वजह से आपको प्रीवियस ईयर की सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को कितने अनुपात में बांटने की सहमति बनी। देखिए आपको पता होगा 2009 के बाद से, जैसा कि आपको पता है ना, आज प्राइमरी कॉलेज इतने ज्यादा आप लोग भरते भी हैं, बीटीसी कर करके प्राइमरी कॉलेज में टीचर्स बन रहे हैं। तो वो जो बेसिक शिक्षा है वो फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी, कंपलसरी है। 14 साल तक के बच्चों को हम बेसिक शिक्षा प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको, ये सरकार का मानना है।
तो इसके लिए सरकार वहन करेगी खर्चा। तो स्टेट कितना वहन करेगा और सेंटर कितना वहन करेगा, ये अनुपात आपको बताना। तो देखिए 60% वहन करेगा सेंटर और 40% स्टेट। 60:40 का रेशियो दिया गया था, 60:40 का रेशियो दिया गया था। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है 60:40। अच्छा, इसमें जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो ये भी आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड करते हैं उस समय, अब तो जम्मू कश्मीर अपना पार्ट है, आर्टिकल 370 हटा दिया गया, आपको पता है, तो अब वहां पर भी ये चीज लागू होती। तो देखिए आज ऑलरेडी हम लोग ने, ये वीडियो लंबा हो गया है, ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया है। तो आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में करा देंगे, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी लेंदी हो रखा है। अब आप हमको ये जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको एक्सप्लेनेशन इतना ही चाहिए या सीधे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। देखिए यूपीएसआई के बारे में आपको मोटिवेशन के साथ साथ छोड़ते जा रहे हैं कि देखिए 2022 में हमारा यूपी का इलेक्शन है, और हर हालत में आप ये मान लीजिए अगर आप पेपर निकालते हैं तो आपको फरवरी मार्च तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी अभी से ज्यादा से ज्यादा 8 महीने के अंदर आप यूपीएसआई बन सकते हैं अगर आपका ये एग्जाम क्लियर हो गया। तो आप मेहनत से लगे रहिए। जो भी सब्जेक्ट है, जो भी क्वेश्चन है, आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए। नंबर चाहिए आपको, कमेंट में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगे, वहां पर आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। तो यहीं से हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं इसी पोस्ट नोट के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड विद द स्टडी रूम।